एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन के सजीव फोन इन कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में। और जैसा कि मैंने आपको ब्रेक में जाने के पहले बताया था कि हम बहुत ही चर्चित HMPV इन्फेक्शन के बारे में आज बातचीत करेंगे, जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है इन दिनों। मेरे साथ हैं डॉक्टर लोकेंद्र दवे, जो कि कोविड-19 के अंदर काफ़ी अच्छा काम कर चुके हैं और उन्होंने प्रदेश की सलाहकार समिति में भी थे और वो प्रदेश के तकनीकी विशेषज्ञ भी थे और एक रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट के अंदर गांधी मेडिकल कॉलेज में आप प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, मैं बहुत ज़्यादा HMPV के लिटरेचर में जा रहा था। आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो मैं ये देख रहा था कि BJ मेडिकल कॉलेज पुणे के जो वायरोलॉजी का वहाँ पे NIV सेंटर है, वहाँ पर इसके बारे में 2000 में बात हुई थी, फिर 2003 में बात हुई थी, फिर एम्स में बात हुई थी। तो कई बार इसका उल्लेख आया, एक समाचार पत्र में तो काफ़ी बड़ा इसका ब्यौरा छापा था। लेकिन हम ये देख रहे थे कि हमारे यहाँ कर्नाटक में 2 केस मिले, 3 केस कहीं और मिले, और उसके बाद जो है कई टीवी चैनलों, समाचार पत्रों के अंदर जो है काफ़ी सनसनीखेज रिपोर्ट आ गई कि साहब ये तो उसी तरीके से फैलेगा जैसे कि कोविड-19 फैला था जी। तो आपको बुलाने का आज उद्देश्य भी यही था कि हमारा जो जनमानस प्रोग्राम को सुनता है, एक तो अगर कोई ऐसी चीज़ हो जिसके लिए उसको सावधान होना हो तो आप बता दें। दूसरा ये कि अगर बहुत ही सनसनीखेज तरीके से उसको फैलाया गया है तो लोगों के मन में अगर कोई भय हो तो उसका आप शमन कर दें। तो आप बताएं सर कि ये HMPV वायरस क्या है। देखिए, एक तो बात आपने स्पष्ट कर दी कि करीब करीब 20-25 साल से हम इस वायरस के बारे में जानते हैं और ये वायरस सीजनल एपिसोडिक कुछ आउटब्रेक्स करता है। तो मुख्यतः बच्चों में इसका इन्फेक्शन में देखने को मिलता था। अभी कुछ रिपोर्ट्स चाइना की, बहुत कंफर्म नहीं है रिपोर्ट्स, लेकिन ऐसा रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये वायरस तेज़ी से वहाँ स्प्रेड हुआ है और इस वजह से थोड़ा सा ये पैनिक जो है समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को मिल रहा है। अलर्ट जो जारी किया गया है वो सिर्फ सावधानी रखने के लिए किया गया है कि पब्लिक में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेशेंट एकदम ना बढ़ें, और उनमें से, क्योंकि जब नंबर ऑफ़ पेशेंट बढ़ता है तो कुछ परसेंटेज उसके पेशेंट जो है वो सीरियस होते हैं और सीरियस होकर हॉस्पिटल में आते हैं, तो हमारी हॉस्पिटल सर्विसेज पे दबाव बनने लगता है। इस वजह से लोगों में अगर अवेयरनेस होगी कि हम वायरस से बचें तो नंबर ऑफ़ पेशेंट नहीं बढ़ेंगे, नंबर ऑफ़ पेशेंट नहीं बढ़ेंगे तो हमारे पास क्रिटिकल पेशेंट नहीं आएंगे, और कुछ जो अनफॉर्चुनेट मौतें हो जाती है वायरस डिजीज़ की वजह से, उनसे हम अपने मरीजों को या अपनी जनता को बचा सकते हैं। बस इतना सा अलर्ट जारी किया गया है, बाकी कोई बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है इसमें। तो नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। स्वागत है आपका नंदस्वरूप जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो HMPV वायरस है तो ये जो है किस उम्र के व्यक्तियों को नुकसान पहुंचा सकता है, और दूसरी जो हमारे मौसम होते हैं, जाड़ा होता, बरसात होता, गर्मी होता, किस मौसम में ज्यादा ये घातक हो सकता है जिसे हमें सचेत रहने की जरूरत है। देखिए, वायरस और अन्य कई भी वायरस सर्दियों के टाइम में और बारिश के टाइम में ज़्यादातर स्प्रेड होते हैं। लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम ये सब होते हैं सामान्यतया। HMPV वायरस भी इसी तरह का वायरस है, एक RNA वायरस है। ये स्प्रेड करता है पर्सन टू पर्सन, और सर्दियों में लोगों को इसकी होने की आशंका रहती है। बच्चों में मुख्यतः पहले हमने देखा केसेस ज़्यादा आते थे, कुछ केसेस एडल्ट के रिपोर्ट होते थे, जिसमें जो बड़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, 65 एंड अबो एज के लोग हैं या इम्यून कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, उनमें चाहे HMPV हो या कोई भी अन्य वायरस हो, उसका हमेशा वो घातक होता है उनके लिए। तो ये जो एज ग्रुप है, बड़ा, बूढ़े और बच्चे, और उसके अलावा इम्यून कॉम्प्रोमाइज लोग, इन लोगों पे इस वायरस के अटैक होने की संभावना ज़्यादा रहती है, सिविरिटी की संभावना ज़्यादा रहती है, कॉम्प्लिकेशन की संभावना ज़्यादा रहती है। वो कह रहे थे किस ग्रंथि को प्रभावित करता है? हाँ, नॉर्मली देखिए, वायरस डिजीजेस जो है इस मौसम में सांस की जो एरिया होता है, सर्दी जुकाम के रूप में प्रेजेंट किया करता है। 2 से 3 दिन में धीरे धीरे पेशेंट वापस ठीक भी होने लगता है और 5-7 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाता है मरीज। ज़्यादातर आप मान के चलिए 95 to 96% लोगों को पता भी नहीं चलता है कि वायरस का डिजीज़ हुआ, और उनको वो ठीक हो जाते हैं दवाई सिम्टोमेटिक लेने से। कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा तकलीफ होती है, लंबी खांसी चलती है, तो हमको थोड़ा लंबा उपचार वगैरह करना पड़ता है। हार्डली 0.5 to 1% केसेज ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लिकेट होते हैं, उनको हॉस्पिटलाइज ICU वगैरह में करना पड़ता है। तो ये स्टैटिस्टिक्स आप जो समझें कि 100 में एक आध आदमी को किसी को सीवियर डिजीज़ होती है, लेकिन यदि लाखों लोग बीमार हो जाएं तो वो हमारा जो 1% है वो बहुत बड़ा नंबर ऑफ पेशेंट हो सकता है, और उनमें फिर हमें संभालने में भी दिक्कतें आती है और उनमें मौतें होने की संभावना भी रहती है। इसलिए अलर्ट जारी किया जाता है कि हम लोग अपने आप को बचाएं ताकि वायरस स्प्रेड ना हो। सागर से विपिन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। स्वागत है विपिन जी, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार सर, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। विपिन सागर से बात कर रहा हूँ
सर जानना ये चाह रहा था कि जो HMD वायरस है सर, इसके बारे में कि जो लोग विदेश ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, जिन लोगों का घूमना फिरना अधिक होता है, क्या उन्हें ही अधिक सावधानियां रखने की आवश्यकता है या फिर सभी लोगों को इसके बारे में जागरूक होना जरूरी है? देखिए, जब कम्युनिटी में हमारे यहाँ वायरस है तो अब विदेश का सवाल नहीं है। अब हमें अपने आप में ये ध्यान रखना है कि हमारे आसपास यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उससे दूरी बनाए रखें, उसको निवेदन करें कि आप घर पे आराम करो, और जिसको सर्दी खांसी है या जिसको नहीं है वो लोग भी मास्क का अगर प्रयोग करेंगे तो सबसे अच्छा है। और बाकी कोविड प्रोटोकॉल के टाइम हमने जो भी अच्छी बातें सीखी थी, कॉफ हाइजीन के बारे में सीखा था, हमने हैंड हाइजीन के बारे में सीखा था, अपने हाथों को सफाई करना, अपने आप की सफाई करना, अपनी इम्यूनिटी ठीक रखने के लिए हमने कई तरह के सपोर्टिव जो है चीज़ों का सेवन किया था। मैं दवाइयों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी तरह की कोई दवाई रिकमेंड भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हमारा खान पान ठीक ठाक रहे, हमारा व्यवहार अच्छा रहे, हमारा पहनावा अच्छा रहे, सर्दी होने जैसी परिस्थिति ना बने और बीमार व्यक्ति को आराम करने दें और बीमार व्यक्ति के संपर्क में ना आए, भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं। ये सावधानियां हैं हमारी जिनका हमें फॉलो करना है। बाकी कोई विशेष बहुत पैनिक करने की आवश्यकता नहीं। मैं बार बार इसी चीज़ को दोहरा इसलिए रहा हूँ कि हमारा मीडिया की खबरों से कई लोगों को जिनको जानकारी नहीं होती फिर वो घबराते हैं और घबराने की वजह से उनको समस्याएं बढ़ती है। अब वो जैसे विपिन जी कह रहे थे ना कि समाचार पत्र में एक खबर छपी थी साहब की, एक चाइनीज़ के बगल में एक आदमी बैठा हुआ था और वो बहुत जोर जोर से खांस रहा था और जब वो आया तो साहब वो फिर खांसने लग गया। हाँ। और फिर लगता है कि कहीं ऐसा ये चेन ना बन जाए, तो सरकार के कोई ऐसी एडवाइजरी जारी कर रही कम से कम चाइना के जाने वाले विमानों को रोक दें। हाँ। इस तरीके का तो HMPV वायरस का इतिहास तो नहीं रहा जैसे कोविड का रहा कि वो एकदम से सबको गिरफ्त में ले लेता था और बहुत तीव्र मारक था, ऐसा तो नहीं है। ये समस्या RNA वायरस के साथ रहती है, वो अपनी प्रकृति बदलता है। अभी तक ऐसा डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है कि HMPV वायरस ने अपनी कोई नेचर बदली है, लेकिन ये जो संभावना जताई जा रही है कि पेशेंट में जब स्प्रेड करेगा वायरस और बहुत ज़्यादा संख्या में जब पेशेंट आएंगे तो इसी के साथ म्यूटेशंस भी होने लगेंगे। जब म्यूटेशंस होंगे तो हमारी पकड़ में भी नहीं आएगा वायरस और हमारे पेशेंट जो हैं उनसे वो वायरस भी बिहेव अलग तरह से कर सकता है। इस आशंका के साथ में थोड़ा सा अलर्ट जारी किया गया है कि भाई ये अगर वायरस बढ़े ना, फैले ना, तो सबसे अच्छा है, ताकि इसमें म्यूटेशन भी नहीं होंगे। म्यूटेशन की जो इशू है ये इसके साथ है, वायरस के साथ, और इसलिए अलर्ट जारी किया हुआ है। बहुत ही सही बात बताई डॉक्टर साहब ने कि वायरस जो अपनी प्रकृति बदलता है, और जब हम कोविड में थे तो ये सारी चीज़ें बताई जाती थी कि कितने सारे वेरिएंट ओमिक्रॉन और पता नहीं क्या क्या आ गए थे। तो RNA वायरस इसी तरीके का होता है, कब वो अपनी चाल बदल दे पता नहीं। इसलिए जो उन्होंने बताया कि जो आपको चीज़ें सिखाई गई थी कोविड-19 के दौरान, अगर आप उनका पालन करें तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन डॉक्टर साहब, प्रीडोमिनेंटली जो HMPV वायरस है उसका जो इतिहास तो यही बताता है ना कि वो बच्चों में 5 साल तक के बच्चों में ज़्यादा होता था। बहुत जो कम उम्र के बच्चे हैं उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। 5 साल से छोटे बच्चे और 1 साल से छोटे बच्चों में ज़्यादा। अभी भी रिपोर्ट जो हुआ है वो छोटे बच्चों में ही हुआ है। 12-13 साल के 2 बच्चे हैं और बाकी छोटे बच्चों में रिपोर्ट हुआ है। तो बच्चों में विशेषतः सावधानी तो रखनी चाहिए। बच्चों में वायरस का इन्फेक्शन बड़ों से पहुंचता है, तो बड़ों को ध्यान रखना है कि हम बाहर से किसी और का इन्फेक्शन ले जाके हमारे बच्चों को ना दें। इसके लिए विशेष सावधानी रखें। बाहर के लोगों के संपर्क में हम आते हैं और सफ़र बच्चे करते हैं, तो इसके लिए थोड़ा हमें अपना बिहेवियर थोड़ा बैलेंस करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, ताकि इन्फेक्शन हमारे घरों में ना पहुँचे। तो आमतौर पर जो लोग जो इन्फ्लुएंजा के टीके लगवाते हैं या दूसरे वायरल फीवर के टीके लगवाते हैं, तो ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत क्रॉस इम्यूनिटी मिलेगी इनसे? नहीं, देखिए HMPV का अभी कोई ना वैक्सीन है ना कुछ इसका क्रॉस इम्यूनिटी है। ये अलग तरह का वायरस है, चूंकि इतना ज़्यादा स्प्रेड कभी पहले हुआ नहीं, तो इसलिए इसका कोई वैक्सीन अभी तक डेवलप नहीं किया है। और कोई एंटीवायरल दवाइयाँ भी इस पर अभी इफेक्टिव नहीं है। जिस तरह की जो एंटीवायरल दवाइयाँ उपलब्ध है वो उनमें से कोई इस पर अभी इफेक्टिव दवाइयाँ नहीं हैं। तो सिर्फ हमारा सावधानी, हमारा बचाव और हमारा इलाज है, ये मान के चलें। अशोक जी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए, उनका सवाल ले लेते हैं। स्वागत है आपका अशोक जी, पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर साहब जी, भोपाल से अशोक छाबड़िया बोल रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा था, कोरोना काल में जो सावधानियां बरती थी उसके अलावा कौन सी सावधानी बरतनी है आज के समय में? देखिए, वही सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट कह सकता हूँ मैं, क्योंकि कोविड काल में हम लोग बहुत ज़्यादा अलर्ट पे थे, तो उतना ज़्यादा अलर्ट या पैनिक की अभी ज़रूरत नहीं है हमको। लेकिन हाँ, सावधानियाँ तो डे टू डे रूटीन में भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बीमारों के संपर्क में नहीं आए, अपना हाथों को साफ रखें, अपना जो सांस का संपर्क है मरीजों से नहीं हो हमारा। तो ये तमाम जो चीज़ें उस समय हमने जो शुरू की थी,
ये अच्छी आदतों में आती है, और खांसते छींकते समय मुंह पे कपड़ा रखना, अपने बच्चों को सिखाना, ये भी अच्छी आदतों में आती है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि ये सब चीज़ें हम फॉलो करें। एक्स्ट्रा कोई और बहुत ज़्यादा सावधानियों की आवश्यकता नहीं है। जितना हम ज़्यादा सावधानियों की चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद घरों में पैनिक डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं, लोगों में एंजाइटी पैदा होती है, ये सब चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा डे टू डे लाइफस्टाइल जो है वो वायरस के समाचारों से और मीडिया की खबरों से नहीं खराब होना चाहिए। हमारा मानसिक स्वास्थ्य, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ के जो चेन है उसको ब्रेक करने में मदद करें, लेकिन बहुत ज़्यादा पैनिक भी नहीं करें, ये ध्यान रखना है हमको। अब एक ज़माने में कोविड में डॉक्टर साहब हम देखते थे कि हर तरफ लोग मास्क पहने ही घूमते थे, लोगों का चेहरा ही भूल गए थे, लोगों की आंखों से पहचानते थे ज़्यादा। हाँ। तो अब ऐसी तो नौबत नहीं है ना कि सब लोग मास्क पहने। आपने कहा कि अगर कोई ऐसी जगह हो जी तो उसको छुट्टी पे भेज दूं उस आदमी को, अगर वो जुकाम है तो घर चला जाए अपने। देखिए, मैं सिर्फ इसकी HMPV वायरस की नहीं, तमाम अन्य वायरस में भी संक्रमण जो है इसी तरह से फैलते हैं, और भले ही साधारण वायरस भी हो उसके कॉम्प्लिकेशंस की दर यही रहती है। थोड़ा जैसे रूटीन में वायरल इन्फेक्शन होते हैं उनमें भी बड़े और बूढ़ों के अंदर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, हम लोग देखते हैं कई बार। तो नॉर्मली हम लोगों को किसी भी तरह का वायरस से संक्रमित हो व्यक्ति, कोई HMPV से या कोविड से हो, ये जरूरी नहीं है। किसी भी तरह से वायरस से संक्रमित व्यक्ति हो, उसको यदि हम आइसोलेट कर लें, उसको यदि आराम की सलाह दें, उससे हम अपना बचाव करें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और ये कोई भी वायरस का संक्रमण जो है उसका डायग्नोसिस होना जरूरी नहीं है, क्योंकि माइल्ड इलनेस, मैंने जैसा बताया आपको कि लगभग 99% लोग जो हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। तो उनको कोई बहुत ज़्यादा जांच कराने की या भागदौड़ करने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि किसी को सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम हो तो वो घर में आराम करे, वो दूसरों से अपने आप को दूर रखे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चिकित्सक की सलाह से ले, और थोड़ा जैसे ताज़े फ्रूट्स हैं, खान पान है अपना, वो ठीक करे, सर्दी से बचाव करे अपना, और मास्क लगा के रखें। बस ये जो प्रिकॉशंस हैं ये सफिशिएंट है हमारे लिए, और किसी भी वायरल डिजीज़ के अंदर ये प्रिकॉशन एडवाइजेबल है। तो एक ज़माने में जैसे टेस्ट की बाढ़ आ गई थी, हाँ। जिससे देखो टेस्ट कराता था अपना जी, और ये जो 2-4-5 नाम आए, अल्टीमेटली इसमें भी टेस्ट तो हो ही होगा डॉक्टर साहब, तभी तो पता लगा होगा। इसका भी RT-PCR टेस्ट जो है वो साइंटिफिकली अवेलेबल है, लेकिन अभी कमर्शियली अवेलेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्रीली अवेलेबल नहीं है। और मैंने जैसे आपसे निवेदन किया कि बहुत टेस्ट करके पॉजिटिव आने से या उसकी रिपोर्ट आ जाने से बहुत खुशी या दुखी होने की वो कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि हमारी बीमारी बढ़ तो नहीं रही, इस पर निगाह रखना ये ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कोविड टाइम में भी अपील करता था, लेकिन उस समय भी पैनिक इतना था कि कोई सुनते नहीं थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा भागदौड़ नहीं करना है हमको। यदि हमको सिम्टम्स हैं किसी भी तरह के, सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, तो हम चिकित्सक से सलाह लें, आराम करें, 2-3 दिन 4 दिन में सब ठीक हो जाता है। यदि ठीक नहीं होता दिखे, कोई तकलीफ हो, तो पुनः अपने चिकित्सक से सलाह लें। ये हमारा प्रोटोकॉल है। उज्जैन से इंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। इंदर सिंह जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। बोलिए इंदर सिंह जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है सर कि जब भी कोई वायरस की बात होती है तो चाइना का नाम पहले आता है। चाइना में जो है उनका खान पान मांसाहारी लोग बहुत है, तो क्या ये तरह तरह के जो खान पान है कुछ इससे भी वायरस जन्म लेता है? क्या है, वहाँ सुनते हैं कि वो किसी चीज को ही नहीं छोड़ते, सभी कुछ खा जाते हैं। देखिए, ये सब चीज़ें पुष्ट की हुई नहीं है। चाइना से वायरस शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है ये भी अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। इंडिया में सर्कुलेशन वायरस का है, ये ज़रूर कुछ रिपोर्ट्स में आया है, लेकिन अभी ये चीज़ें डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि चाइना से शुरू हुआ है। हाँ, कोविड का जरूर कहा जाता है कि चाइना से शुरू हुआ है और उसका लेबोरेटरी से लीकेज का कोई संबंध है, लेकिन खान पान और ये सब चीज़ें हर क्षेत्र की अलग अलग होती है, उससे हम कोरिलेट नहीं कर सकते इस समय कि ये वायरस उससे स्प्रेड होता है। अब देखिए, बात तो ये भी चल रही थी कि ट्रम्प जो है WHO से अपना शेयर जो है वापस कर रहे हैं, क्योंकि चाइना को आज तक WHO ने इस बात के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया कि ये वायरस चाइना से ही निकला था। जी बिल्कुल। और जैसे ही चाइना का नाम कहीं आता है कि HMPV वहाँ से निकला, ऐसी जो खबर बढ़ी, तो जैसा हमारे उज्जैन के दर्शक ने बोला कि लोगों में पैनिक हो जाता है कि अल्टीमेटली अब ये चाइना से निकला तो ये फिर ये कहर बर्पा कर देगा। देखिए, ये सब आशंकाएं हैं, इसके बारे में हम साइंटिफिकली तो इस समय बात नहीं कर सकते, क्योंकि कोई चीज़ पुष्टि उसकी हुई नहीं है। लेकिन हाँ, लोगों में ये भ्रांति है इस तरह की, तो हो सकता है इसके बारे में कुछ बात हो, आगे कुछ पता चले तो समझ में आएगा। तो कुल मिला के जैसे कि डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं आपसे बार बार कि ये साइंटिफिकल डिस्कशन का मामला नहीं है, और डॉक्टर साहब बहुत ही साइंटिफिक बातें आपको कह रहे हैं कि वायरल इन्फेक्शन के अंदर बेसिकली आपको क्या प्रिकॉशन लेना है, और वायरल इन्फेक्शन के लिए कौन लोग ज़्यादा संग्राही हैं, कि बच्चे बहुत संग्राही हैं, बूढ़े बहुत संग्राही हो। जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन है जो हम लोगों ने सीख रखे हैं,
उसको बहुत अपने को फॉलो करने की ज़रूरत है ऐसे लोगों में जिनको सर्दी जुकाम है, जिससे आप HMPV नहीं बल्कि और भी जितने वायरल इन्फेक्शन है उससे बचे रहेंगे। डॉक्टर साहब, हम ये देखने में आ रहा है कि अभी कई लोगों को जैसे और भी जो वायरल फीवर हो रहे हैं जिसमें हाथ पाँव में दर्द होते हैं, कई दिनों तक रह रहे हैं और अजीबोगरीब नेचर बदल गया, लोग कह रहे हैं, इवन कई चिकित्सक फ्रेंड कह रहे हैं कि मुझे तो आप समझिए 15-20 दिन बीत गया लेकिन अभी तक हाथ पाँव में दर्द होता है डॉक्टर साहब, बहुत थकान, दम ही नहीं है। तो ऐसा क्या परिवर्तन हो रहा है? देखिए, वायरस का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पहले 2-3 दिन में इसका ट्रीटमेंट होना, और सपोर्टिव जो ट्रीटमेंट होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। आमतौर पर सर्दी जुकाम होने पर लोग कोई एंटी एलर्जिक गोलियां खा लेते हैं, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग। डीकंजेस्टेंट जो है उसका उपयोग होना चाहिए। नेजल जो सिक्रीशंस हैं, नेजल म्यूकोसा है, उसको ड्राई करने के लिए प्रयास होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा सिक्रीशंस बनेंगे वो कल्चर मीडिया है वहाँ पे ग्रो करेगा वायरस और फिर नीचे की तरफ ग्रो करेगा सांस नलियों में। तो वायरल डिजीज फैलेगा भी। जी बिल्कुल, वायरल डिजीजेस के टाइम में हमेशा डॉक्टर से सलाह लेके अपना सर्दी जुकाम का, बुखार का, हाथ पांव दर्द का, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। प्लेंटी ऑफ लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लें। ये चीज़ें नहीं होने की वजह से फिर ये प्रोलॉन्ग इलनेस होती है। प्रोलॉन्ग इलनेस होने के साथ जो आपके हाथ पांव में दर्द होता है, क्योंकि पूरी बॉडी में फिर वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो हैं वो असर दिखाना शुरू करते हैं। और एक बार वायरल डिजीज शुरू हुई, अगर हमने उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट से क्योर करने की कोशिश नहीं की या बॉडी को सपोर्ट नहीं दिया, तो फिर बॉडी धीरे धीरे पस्त होने लगती है और वो वायरस आप पे हावी होने लगता है। तो जो आप बात कर रहे हैं वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट में सूजन आना और मसल्स में सूजन आना, हार्ट में सूजन आना, लंग्स में सूजन आना, ये तमाम समस्याएं पैदा होती है और मरीज जो है फिर 2-3 हफ्ते तक परेशान रहते हैं। प्रदीप जी जुड़ गए हैं जबलपुर से, उनका सवाल ले लेते हैं। प्रदीप जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो, पूछिए प्रदीप जी, क्या सवाल है आपका? हेलो, हाँ सर। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो नया कोरोना जैसे कोई बीमारी आया है और इसका क्या इलाज है? ये साधारण सर्दी जुकाम तो सबको होता है ठंडी में, और उसी से मिलता जुलता है इसका पूरा लक्षण, फीवर आना और गले में दर्द, श्वास में तकलीफ और सर्दी, नाक बहना, ये तो साधारण होता ही रहता, हर साल होता है। तो इसका सर जो नया वायरस आया है, नई बीमारी आई है, इसका इलाज क्या है सर? ये जानना सर, इसका इलाज है सिर्फ अपनी सोच बदलें। जिस शब्द को साधारण कह रहे हैं आप, उसको साधारण न समझ के उसके प्रति गंभीर रहें, बस ये इलाज है इसका। हमें हर सिम्टम्स को गंभीरता से ट्रीट करके अपना आप को सेफ करना है। तो हम जैसे कह रहे हैं ना, साधारण सर्दी जुकाम होता है, बस ये नहीं सोचना है हमें, और हमें ये सोचना है कि सर्दी जुकाम यदि है तो हमारा इलाज ले लें हम सर्दी जुकाम के लिए, तो कोई भी वायरल डिजीज़ होगी तो हम सेफ रहेंगे। बस मैं ये निवेदन करना चाहूँगा आपसे, क्योंकि इसके लिए अलग से कोई एंटीवायरल आएगा ऐसा अभी लगता नहीं है कोई भी, और ये कितने समय तक इन्फेक्शन चलेगा या बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा तो इसके ऊपर ज़्यादा खोज भी करेंगे। अदरवाइज़ अभी एंटीवायरल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी दवा इस पर इफेक्टिव नहीं है। तो हमें हर सर्दी खांसी जुकाम में का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना है प्रॉपरली और अपने आप को सेफ करना है, ये इंपॉर्टेंट है। और यदि हमें कोई तकलीफ बढ़ती नज़र आए तो अपने डॉक्टर के पास जाके सपोर्टिव ट्रीटमेंट लेना है। अगेन सपोर्टिव ट्रीटमेंट, अगर अस्पताल में आपको भर्ती करेंगे तो आपका हाथ पांव दर्द कर रहा है या आपको खांसी हो रही है, सांस नलियों में सूजन आ गई है, या आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो इन सब समस्याओं का समाधान डॉक्टर आपको हॉस्पिटल में करेंगे। एंटीवायरल की कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं है अभी। तो कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है, और बार बार डॉक्टर साहब यही बता रहे हैं कि आपको अपनी बॉडी को इतना सपोर्ट करना है ताकि आपकी बॉडी उस वायरस से लड़ सके। सपोर्ट डॉक्टर की मदद से, सपोर्ट अपनी दिनचर्या से। साधारण जुकाम सर्दी समझकर हम लगातार काम करते रहते हैं, कई बार ये चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा हमें एडवर्सली अफेक्ट करती हैं। डॉक्टर साहब, आप तो रेस्पिरेटरी रोग के विशेषज्ञ हैं, और इस मौसम के अंदर ब्रोंकियल अस्थमा और रिएक्टिव एयरवे डिसीज, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये जो मरीज रहते हैं, अगर इस पर इस तरीके के वायरस का संक्रमण हो जाए तो एक तो करेला और नीम छड़ा ऐसी स्थिति तो नहीं बन जाती? देखिए, ये सांस के जितने मरीज होते हैं, प्लस हार्ट के जो मरीज होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, किडनी के पेशेंट होते हैं, इन सबको कोई भी वायरस हो उसकी मारक क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मरीज का शरीर वीक होता है और फेफड़े जिसके वीक हैं उसके ऊपर जो है निमोनिया होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है इस तरह के मरीजों में वायरस से।
तो हम लोग मतलब अलर्ट जारी करते हैं जब भी पेशेंट हमारे संपर्क में आते हैं कि मौसम बदल रहा है, आप अपना ध्यान रखिए, थोड़ा भी कहीं तकलीफ लगे तो तुरंत आप संपर्क करिए ताकि हम आपको सेफ्टी के लिए कुछ भी जो ट्रीटमेंट एडवाइस करना है वो कर सकें। फीवर जो है एक अलार्मिंग सिम्टम होता है, फीवर, हेडेक, बॉडी एक, ये 3 चीज़ें हैं जिससे पता चलता है हमें वायरस का अटैक है। यदि किसी व्यक्ति का गला खराब हो रहा है, उसके साथ फीवर आ रहा है, उसको हल्का फीवर भी अलर्ट होना चाहिए आदमी को। बॉडी एक हो रहा है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, हाथ पांव दर्द कर रहे हैं, मसल्स दर्द कर रही हैं, और उसके अतिरिक्त यदि हेडेक हो रहा है, तो ये सिम्टम्स सर्दी जुकाम के साथ यदि आपको हैं तो हमारा शंका होनी चाहिए कि हमें कोई ना कोई वायरस का अटैक है और हमें आराम करने की ज़रूरत है। 3 चीज़ें डॉक्टर साहब ने बताई कि फीवर, यदि बुखार आ गया आपको सर्दी जुकाम के साथ, बॉडी एक, यदि आपके हाथ पांव में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया, और तीसरा यदि आपको हेडेक हो रहा है, अगर आपके सर में भी दर्द हो रहा है तो ये अलार्मिंग है। और अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, किडनी रोगी हैं, या कोई आपको इम्यूनो कम्प्रोमाइज डिसीज़, कई लोग कैंसर के मरीज़ रहते हैं, रेडियोथेरेपी जिनकी हो चुकी है, ये सब जितने भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हैं इनको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि समय रहते ही उनका उपचार हो सके। और कई बार इसमें डॉक्टर लोग आपको बोल भी देते हैं कि आपको भर्ती करने की ज़रूरत है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया। डॉक्टर साहब आमतौर पर किन चीज़ों में भर्ती कर लेते हैं आप लोग? देखिए, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही हो जिसमें पेशेंट जो है कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है बिल्कुल, या सांस में उसको दिक्कत आ रही है, छाती में भारीपन लग रहा है। आजकल ऐसे भी मरीज डॉक्टर साहब बहुत आ रहे हैं जो ये कहते हैं कि हमको साहब दिन भर खांसी चलती है और रात को तो डॉक्टर साहब बहुत ही खांसी चलती है। मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे यदि खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है और पेशेंट अनकंफर्टेबल है और पेशेंट जैसे अपनी डे टू डे लाइफ में परेशान हो रहा है, तो ऐसे लोगों को सूजन कम करने के लिए कुछ कई बार दवाइयाँ देनी पड़ती है, कई बार स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं और सपोर्टिव मेडिसिन देनी पड़ती है। अगर बहुत पेशेंट कंफर्टेबल नहीं हो तो ऐसे मरीजों को हम भर्ती करके इलाज करते हैं। ऑक्सीजन की कमी होना एक आईसीयू में भर्ती का इंडिकेटर है कि आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है मरीज को अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है बॉडी में, तो क्योंकि हमें सपोर्ट लगाना टाइम से ज़रूरी है। मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि हमें टाइम से सपोर्ट देना है, जिस स्थिति में मरीज है उसको कैसा सपोर्ट चाहिए वो टाइम से मिल जाए तो पेशेंट ठीक हो सकता है। और ऑक्सीजन मॉनिटरिंग के लिए आपको याद है कोविड के ज़माने में सबको पल्स ऑक्सीमीटर दिया जाता था। हाँ, तो कितना डॉक्टर साहब होना चाहिए? देखिए, पल्स ऑक्सीमीटर के ड्रॉबैक भी थे। हमने देखा कि कई बार मरीज अपने आप को खुद ही डॉक्टर समझने लगता था और उसको समझ में नहीं आता था प्रॉब्लम और कब बढ़ जाती थी, फिर उसके बाद कई बार धोखा भी होता था मरीज को। तो सेल्फ मॉनिटरिंग इस समय हम बहुत ज़्यादा एडवाइस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई बहुत क्राइसिस नहीं है। कोविड के टाइम में बेड्स का क्राइसिस हो रहा था तो हम गाइडलाइन जारी कर रहे थे कि घर पे कैसे मॉनिटरिंग करना है या किस समय हमें आना है। इस समय ऐसा कोई स्थिति नहीं है तो वो चीज़ें अभी हम रिकमेंड नहीं करेंगे। सही बात बताई डॉक्टर साहब ने कि यदि आपको जो उन्होंने बताया कि जो अलार्मिंग सिम्टम्स हैं अगर वो आपको दिखे तो बेहतर तो ये कि आप अपने चिकित्सक से मिलें और चिकित्सक जो है आपको बताएंगे। उस समय क्योंकि बहुत ज़्यादा पेशेंटों की भरमार थी तब इस तरीके की गाइडलाइन जारी करी गई थी। तो अभी आपको स्वयं से चिकित्सा करने की आवश्यकता नहीं, ना ही मॉनिटर करने की, बल्कि डॉक्टर के साथ जाना। डॉक्टर साहब अभी हमने कुछ दिन पहले वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया था और उसमें ये बताया गया था कि साहब पूरे विश्व में और ख़ासकर विकासशील देशों में बच्चे निमोनिया के कारण इतनी संख्या में मर जाते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो ये जो HMPV वायरस है जो आमतौर पर बच्चों के लंग्स को ही प्रभावित करता है, तो ये निमोनिया क्या होता है और ये क्यों इतना जानलेवा हो जाता है बच्चों में? और ये जो पसलियाँ चलती हैं, माँ बाप कब समझ लें कि साहब गाँव से इस बच्चे को लेकर अब शहर की तरफ चलना है बड़े इंस्टीट्यूशन में, नहीं तो जान जा सकती है। देखिए, बहुत अर्ली साइन आपने खुद ही बता दिए। फीवर, कफ हो रहा, खांसी हो रही है और उसके साथ पसली चलने लगे तो निमोनिया का इंडिकेटर है ये। हम उस समय बिल्कुल वेट ना करें। मैं हमेशा कहता हूँ निमोनिया एक इमरजेंसी होती है हमेशा, और निमोनिया में 6 घंटे का डिले 10% मॉर्टेलिटी देता है। तो यदि हम 24 घंटे डिले जाएंगे तो हमारा 40% मॉर्टेलिटी मतलब मृत्यु होने की संभावनाएं बढ़ा देता है। निमोनिया का ऑनसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, नज़र रखें अपने परिवार के जो मरीज है उस पर। यदि पसली चलने लगे, सांस लेने में दिक्कत होने लगे, छाती में दर्द होने लगे, इस तरह की कोई कंप्लेंट है अलॉन्ग विद खांसी और बुखार, तो ये निमोनिया के इंडिकेटर हैं और अलार्मिंग साइन है जिसके ऊपर हमें नज़र रखनी ज़रूरी है। यदि टाइम रहते निमोनिया का इलाज शुरू हो जाए तो निमोनिया ठीक होने लायक बीमारी है। यदि टाइम नहीं मतलब हम समय पर नहीं पहुंच पाएंगे अस्पताल में, तो जैसा मैंने बताया आपको, हर घंटा हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है और हमारा जीवन संकट में पड़ सकता है। तो निमोनिया एक खतरनाक बीमारी है जिसका हमें हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करें। पसली चलना सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है बच्चों में,
और बड़ों में छाती भारी होना और सांस लेने में दिक्कत आना, ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है। किसी किसी को छाती में दर्द भी महसूस होता है। कई बार डॉक्टर साहब गाँव के अंदर देखते हैं आजकल नेबुलाइजेशन का बहुत चलन चल गया है, क्योंकि वो लोग शहरों में देखते हैं कि पीडियाट्रिशियन के पास गए और बच्चे जो है भाप लेते हुए चले जा रहे हैं, पसली चली लोकल डॉक्टर के पास ले गए, चाहे वो एलोपैथिक हो या किसी और आयुष डॉक्टर हो, अब वो लोग नेबुलाइजेशन कर देते हैं ऐसे बच्चों का। तो कितने समय तक ये देखना चाहिए, कब बिल्कुल ही रेड अलार्मिंग, रेड फ्लैग हो जाए, ये डॉक्टर को भी बताएं आप। हमारे जो नेबुलाइजेशन जो होता है एक लाइफ सेविंग उपकरण है हमारा। अचानक कभी किसी को दौरा पड़े, सांस नलियों में सूजन आ जाए, तकलीफ हो जाए, जकड़न आ जाए, तो उस समय हमें सपोर्ट देता है। सबसे बड़ी इशू होम नेबुलाइजेशन की ये है कि ये मास्किंग कर देता है और उसके वजह से कई बार प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो नेबुलाइजेशन के बावजूद यदि घंटे भर में, क्योंकि नेबुलाइजेशन इमीडिएट इफेक्ट देता है, यदि विद इन 1 आवर ऑफ नेबुलाइजेशन कंफर्टेबल नहीं है पेशेंट, तो इसका मतलब कुछ और इशू है जिसको एड्रेस किया जाना जरूरी है। और फिर गलती ये होती है कि लोग बार बार नेबुलाइज करके घर पे उसी चीज़ को बढ़ाते रहते हैं और कई बार बहुत लेट पहुंचते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। नेबुलाइजर लिखते समय डॉक्टर्स को भी एडवाइस करना जरूरी है कि हमारा ये जो नेबुलाइजेशन है आपको सेफ्टी के लिए दिया जा रहा है ताकि आप इमरजेंसी में यूज़ करें, लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेंट ना हो और मास्किंग ना हो जाए, हमारी प्रॉब्लम्स जो है ढक ना जाए आपके उस इम्प्रेशन में कि मेरे पास नेबुलाइजर है और तकलीफ मैं वहीं सॉल्व कर दूंगा सारी। ऐसा नहीं है। नेबुलाइजर दवा डिलीवरी का एक माध्यम है, इससे जो दवा जाती है अंदर, उससे रिजल्ट जो है 20-25 मिनट के अंदर पूरी तरह से आ जाते हैं। यदि आपको आधे घंटे से 1 घंटे में पूरा आराम नहीं महसूस हो रहा है और आपको लग रहा है कि सिचुएशन वैसी की वैसी है, तो रिपीट नेबुलाइजेशन की बजाय हॉस्पिटल जाइए, वो ज़्यादा सेफ है। बहुत ही अच्छी तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्चे चूंकि उनके अंदर विंडो पीरियड या जिसे कहते हैं ना कि एरर ऑफ मार्जिन के लिए समय बहुत कम रहता है, और डॉक्टर साहब ने बताया कि नेबुलाइजेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि ऐसी दवा जो डायरेक्ट लंग में जाती है तो आधे घंटे में इफेक्ट आ जाना चाहिए, और कई बारी अगर डिज़ायर्ड इफेक्ट नहीं आ रहा है तो चूँकि HMPV वायरस बच्चों में ही ज़्यादा कॉमन है, तो ये ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है और तुरंत आप ले जाएँ, क्योंकि उन्होंने बताया कि अगर 6 घंटे की देरी हुई तो 10% और अगर 24 घंटे की देरी होगी तो 40% मॉर्टेलिटी या मृत्यु दर की संभावना बढ़ जाती है। निमोनिया विश्व में एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों की डेथ का। तो HMPV वायरस के बारे में आपने जाना, उन्होंने जो सावधानियां बताई उसके बारे में आपने जाना। मैं आशा करता हूं कि आप इससे पैनिक में आए बगैर शांति के साथ इस बीमारी के बचाव से आप रूबरू होंगे और अपने आप को सेफ रखेंगे। डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में इतनी की जानकारी इसके बहुत बहुत धन्यवाद।